हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में आज भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए और हम शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से हमने जिस टॉपिक की शुरुआत की थी, आज उसको इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे, जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आज का पहला ही सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है सवाल, और इस सवाल को सिर्फ आज तक आप रटते ही होंगे। चलिए, आज ये आपको समझ आ जाएगा इस प्रश्न की पृष्ठभूमि क्या थी। पहला सवाल देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग हुआ करता था। उस भूखंड का नाम आपको बताना है, क्या है? भूखंड हम बोलते हैं ज़मीन के बड़े टुकड़े को। आइए ग्लोब पर आते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे हमें दो ही चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये ब्लू कलर में, ये क्या है? ये है वाटर, ये पानी है। और बाकी जो नज़र आते हैं ये लैंड के हिस्से हैं, इन्हें हम महाद्वीप बोलते हैं। तो भूमि के विशाल खंडों को हम महाद्वीप बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और इस पानी के इस लंबे चौड़े विस्तार को हम बोलते हैं ओशंस, महासागर। आज के जो ये महाद्वीप हमें इस तरह से दिखाई दे रहे हैं अलग अलग और कुछ आसपास, ये पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। इनके निर्माण से पहले ये ऐसे नहीं थे। ये सारा लैंड वाला हिस्सा यानी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ये सब एक जगह हुआ करते थे। ये एक ही विशाल भूखंड हुआ करता था, एक बड़ा भूमि का एक सिंगल खंड हुआ करता था, और बाकी इसके चारों ओर ये पानी हुआ करता था। लेकिन यहाँ बीच में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले सिंगल एक ये भूखंड हुआ करता था और उसके चारों ओर पानी था, ये यानी महासागर था। एक ही महाद्वीप था और एक ही क्या था? महासागर था। यानी हम बात कर रहे हैं जो महाद्वीप हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट, ये बने कैसे। इस थ्योरी को दिया गया था अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसको मार्क कर लीजिएगा। महाखंडों की या महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड वैगनर ने दिया। इनका कहना था कि शुरुआत में पृथ्वी कैसी थी? इस पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड हुआ करता था। ये भूमि है, ये एक बहुत बड़ा, जितने हमारे कॉन्टिनेंट है वो 7 के 7 कॉन्टिनेंट, वो सब एक जगह थे। तो उसको क्या कहा गया? इसको महास्थल या महाखंड कहा गया, महाभूखंड। और इसका नाम दिया जाता है पैंजिया। पैंजिया नाम का एक विशाल भूखंड हुआ करता था हमारी पृथ्वी पर, और उसके चारों ओर था पानी ही पानी, महासागर। इसको नाम दिया गया पैंथालासा। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं 3। एक तो थ्योरी वाला बन गया, और दूसरा कि महासागरों की उत्पत्ति जब हुई थी उससे पहले जो महासागर हुआ करता था उसका नाम क्या था? तो पैंथालासा। महासागरों की उत्पत्ति से पहले जो एक विशाल भूखंड हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? पैंजिया। काफ़ी समय के बाद इस जो भूखंड हमने देखा था पैंजिया, यानी ये भूखंड अब 2 हिस्सों में टूट जाता है। काफ़ी समय के बाद में अलग अलग जितने भी परिवर्तन होते हैं, और ये 2 हिस्सों में टूट गया। एक इसका नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया, एक साउथ वाला। तो नॉर्थ वाले हिस्से को नाम दिया गया अंगारा लैंड, या इसी को बोला गया लोरेशिया। तो यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा जो साउथ में हिस्सा गया इसका, इस भूमि का, उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ये साउथ वाला हिस्सा यहाँ मेंशन कर दिया गया है। और इनके बीच में जो पानी अब आया, यानी पहले तो ये एक सिंगल टुकड़ा था, अब ये जो महासागर का पानी यहाँ आ गया। अब इस महासागर के पानी को जो इन दोनों भूखंडों के बीच में है, इसको बोला गया तैतीस सागर। एक सवाल ये पूछा गया है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर हुआ करता था? आंसर होगा तैतीस सागर। हमें ये समझ में आया जो पैंजिया था, महास्थल खंड था, ये 2 भागों में बट गया, अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। और यही 2 टुकड़े, यही 2 हिस्से अब जो हैं 7 महाद्वीपों में काफ़ी समय के बाद में बटने लगेंगे, टूटने लगेंगे। तो जो हमारा पैंजिया था, ये भूखंड था, इसके उत्तरी भाग को हम बोल रहे थे अंगारा लैंड, और इसके दक्षिणी भाग को बोल रहे थे हम गोंडवाना लैंड। अब जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग फिर से टूटा, और टूटने के बाद में ये 3 खंडों में बट गया। एक तो उत्तरी अमेरिका, यानी एक इससे कौन सा महाद्वीप बन गया? उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप महाद्वीप बना, एशिया महाद्वीप बना। तो अंगारा लैंड से, जो कि पैंजिया का, देखो यहाँ पैंजिया का उत्तरी भाग था अंगारा लैंड के टूटने के बाद में 3 महाद्वीप बने जो आज वर्तमान में हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और दक्षिणी भाग जो था इस पैंजिया का, जिसे हम गोंडवाना लैंड कह रहे थे,
इससे 4 महाद्वीप बने, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब बात की गई है हमारे भारत की, तो जो भारत है वो भी अफ्रीका के साथ पहले अटैच था, अफ्रीका के साथ ही कनेक्टेड था, यानी भारत की भूमि और अफ्रीका की भूमि एक साथ मिली हुई थी। तो जब निर्माण हुआ ये भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ आपको समझ आ गया। देखिए ढेर सारे प्रश्न हैं, अब तैयार कर सकते हैं यहाँ से। कोई भी किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ ले कि यूरोप पैंजिया, यूरोप जो है जब महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई तो ये किस भूखंड का हिस्सा था? अंगारा लैंड का। ऐसे आंसर कर सकते हैं। चलिए प्रश्न पर आते हैं। कर सकते हैं अब आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड हुआ करता था जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर है। सवाल नंबर अगला देखेंगे। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना होता है? ये प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होता है भारत का? देखिए जिन देशों की जो भूमि होती है, जिन देशों का लैंड होता है, अगर वो समुद्र के साथ, महासागरों के साथ में टच करता है या स्पर्श करता है, या ऐसे देश जिनकी भूमि जो है समुद्रों से लगी रहती है, उन देशों के पास में कुछ अधिकार होते हैं समुद्र को लेकर के। तो हम जानते हैं जो भारत है वो हिंद महासागर में है और इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो भारत जो है 3 तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, ये सारा जल है, ठीक है, सागर महासागर से घिरा हुआ है। अब इस सागर महासागर वाले पानी पर भारत का अधिकार कहाँ तक होगा? तो यहाँ आप देखिए, ये भारत का जो निचला लैंड आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी देश का समुद्र में अधिकार हम बताते हैं कि कहाँ तक होगा, कितनी डिस्टेंस तक होगा, तो हम एक बेस लाइन लेते हैं। बेस लाइन क्या होती है? जो जैसे आप जब इसको देखोगे बड़े मैप पर, तो ये ऐसे एक्चुअल सीधी नहीं होती लाइन, कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा, कहीं कम या कहीं ज़्यादा समुद्र तट ऐसे होता है। तो हम बेस लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि वो सबको कवर करती हुई आए बेस लाइन, यानी वो बिल्कुल सीधी खींचे, ये टेढ़ा मेढ़ापन जो है बिल्कुल इस बेस लाइन में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये गैप आ गया, ये पानी होगा यहाँ पर, ये पानी होगा यहाँ पर पानी होगा, ये सब पानी होगा। तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल वाटर, आंतरिक जल होता है ये हमारा। ये आंतरिक जल हो गया जो इन टेढ़े मेढ़े सी संरचनाओं में दिखाई दे रहा है आधार लाइन के अंदर, और इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। ये जो लाइन बिल्कुल सीधी होती है एकदम, इसी से हमें आगे बढ़ना होता है समुद्र के अंदर कि कहाँ तक भारत का अधिकार है जल पर। इस बेस लाइन को रेफरेंस मानते हुए अब समुद्र की अंदर की तरफ चलेंगे, हम समुद्र की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से समुद्र की तरफ इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल समुद्र में जो आधार रेखा है, इस रेखा से समुद्र की तरफ बढ़ते हुए 12 नॉटिकल माइल या 12 समुद्री मील तक जो अधिकार होता है, इस सीमा रेखा को हम क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। इसके बाद में इस बेस रेखा से अगले 24 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं, इस सीमा को बोलते हैं या इस जोन को हम कहेंगे संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिग्यूअस जोन। इसके बाद में आती है आखिरी, और अगर आप देखोगे इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की डिस्टेंस, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, इस आखिरी क्षेत्र को हम बोलते हैं EEZ, यानी इसको कहेंगे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब आ जाओ अपने सवाल पर। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार बेस लाइन से कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल। ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तट से 12 समुद्री मील। इसका आंसर हो जाएगा ये सही। तो ये समझ में आ रहा कि कोई भी प्रश्न जो है ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप विज्ञान की बात करो, भूगोल की बात करो, इन सब में क्या है, जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब के पीछे कारण रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ की उत्पत्ति को लेकर हो या कोई फैसला लिया गया हो, कोई कन्वेंशन की गई हो, तो इस तरह से ये समुद्रों पर अधिकार किस देश का कितना होगा, इसको लेकर के एक संधि हुई थी जिसको हम जानते हैं अनक्लॉज के नाम से। इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी का मतलब होता है समुद्र का कानून या समुद्र के नियम, यानी किस देश का अधिकार
अपने जल क्षेत्र में कहाँ तक होगा, इसको लेकर एक कन्वेंशन हुई थी, संधि हुई थी 1982 में। इसको हम बोलते हैं अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी। समुद्र जल को लेकर ये संधि हुई थी। इसी में डिसाइड किया गया था कि भारत का इतना क्षेत्र पर अधिकार होगा, यानी भारत इन क्षेत्रों में यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक जितना भी संसाधन होगा, जितने भी सोर्सेस अवेलेबल हैं इस समुद्र के अंदर, यहीं तक उनका दोहन कर सकता है, यहीं तक का यूज़ कर सकता है। एक सवाल यहाँ से ऐड कर लीजिए, नॉटिकल माइल्स में हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, एक समुद्री मील या 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1.85 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आप अगर 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर में ये डिस्टेंस आ जाएगी समुद्र के अंदर। ऐसे ही 12 नॉटिकल माइल में 1.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट आपको लंबाई या चौड़ाई मिल जाएगी इसकी। तो इसको ध्यान रखना आप लोग हमेशा। भारत का जो जल क्षेत्र है या जल क्षेत्र सीमा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो प्रादेशिक जल सीमा है जिसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं, और ये तट रेखा से या आप कहेंगे आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील तक होती है। उसके बाद संलग्न क्षेत्र शुरू हो जाता है, कॉन्टिग्यूअस जोन, ये 24 समुद्री मील तक होता है आधार रेखा से। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको EEZ बोलते हैं, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है। तो ये क्या है, 200 समुद्री मील तक डिस्टेंस होती है इसकी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अभी कितने भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं अब हम यहाँ से। अगला सवाल देखें, भारत के किस राज्य का समुद्री तटीय रेखा सबसे अधिक लंबी है? भारत के किस स्टेट की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है? तो देखिए, भारत की जो समुद्र तटीय रेखा है वो कहाँ कहाँ पर है। अगर यहाँ से गुजरात से शुरू करेंगे तो भारत का जो समुद्र है वो शुरू कौन से राज्य से होता है, या हम ये कहते हैं कि भारत जो है 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ होता है। भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस गुजरात स्टेट से। तो गुजरात स्टेट जो है समुद्र से जो है अपनी सीमा साझा करता है। गुजरात के बाद में जितने भी राज्य यहाँ पड़ेंगे दक्षिण तक, और ऐसे ये सब क्या हैं, सबकी अपनी अपनी समुद्र तटीय रेखा है, यानी ये राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं भारत के। पहले आ जाइए भारत के पश्चिमी हिस्से में। तो ये गुजरात राज्य है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है और ये केरल है। पश्चिमी हिस्से में अगर आप देखोगे, जो पश्चिम हिस्सा है भारत का, उसमें समुद्र के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, यानी किन किन का समुद्र तट है। एक तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये गोवा है यहाँ पर, ये छोटा सा राज्य, और ये कर्नाटक है, ये केरल है। तो इधर कितने राज्य हुए, यहाँ 5 राज्य हुए पश्चिम में 5 राज्य हुए। अब देखते हैं पूरब में। चलो अब इधर बढ़ते हैं पूरब की तरफ। इधर है तमिलनाडु 6, और 7 नंबर हुआ आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है। तो भारत के ये 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ लगे हुए हैं, और इन्हीं में से बताना है भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है। यानी अगर इसको देखें इस तरह से, ये समुद्र तटीय रेखा होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही ये महाराष्ट्र की हो गई, गोवा की हो गई, और ये वाली किसकी हो गई, कर्नाटक की, ये केरल की। तो इनमें बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा समुद्र तटीय रेखा शेयर कर रहा है, कौन सा राज्य है। इसमें एक सवाल इससे पहले ये बता देते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो ये भारत के पश्चिमी, ये हमने रेड में लिखे हैं, भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य हैं। ये भारत के पूर्वी समुद्र तटीय राज्य हैं। ठीक है, 4 हैं पूर्वी समुद्र तटीय राज्य और 5 हैं पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य। ये वाले राज्य, ये जो राज्य हैं ये अरब सागर को टच करते हैं। ये किसको करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी को। तो अब इसमें समझिएगा, जो कोस्टल लेंथ है इंडियन स्टेट्स की, सबसे लंबी जो समुद्र तटीय रेखा है वो आंध्र प्रदेश की होती है। सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की नहीं होती, गलत हो जाएगा प्रश्न, गुजरात की होती है 1214 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, गुजरात की सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है, गुजरात की है। और सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। सबसे छोटी किसकी होती है, राज्यों की बात चल रही है। 9th पर आती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 9th पोजीशन पर है, और ये है 157 किलोमीटर। और इससे पहले जस्ट आप सोच रहे होंगे गोवा तो बहुत छोटा है, तो गोवा की आ जाती है कितनी, गोवा की भी लगभग इसी के आसपास होती है, वो होती है 160
160 किलोमीटर। चलिए इस सवाल का आंसर अब हम कर पाएंगे आसानी से। तो किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? आंसर हो जाएगा गुजरात की सबसे लंबी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी ये 9 राज्य हैं, 9 राज्य बाउंड्री शेयर कर रहे हैं समुद्र के साथ में, तो इनके कुल कितने ज़िले हैं जो समुद्र के साथ में टच कर रहे हैं? तो ये भी याद रखिएगा, 66 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं, 66 जो हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये तो राज्यों की बात थी। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ को देखेंगे तो 2 यूनियन टेरिटरीज़ हमारी कौन कौन सी हैं? एक तो है दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली ये है, और एक पौंडीचेरी है। ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ भी वाटर के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। यूडीज पे जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये हो गया आपका स्टेट्स का। चलते हैं अगले सवाल पर। जब कभी भी आप सफ़र कर रहे होंगे ट्रेन से, तो किसी स्टेशन पर जब आप पहुंचते हैं, उस स्टेशन पे या जंक्शन पे आपको लिखा मिलता है, उसके जो येलो कलर के बोर्ड होते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर। ये जो होती है समुद्र तल क्या होता है? पृथ्वी पर 2 हिस्से हैं, एक तो पानी का है जल वाला, दूसरा होता है लैंड वाला। जो लैंड वाला हिस्सा होता है, लैंड वाले हिस्से पे आप देखते हैं जिस पर हम रहते हैं, इस पर धरती महाद्वीप सारे चीज़ें हैं ये, तो इस पर कहीं पर देखो समतल मैदान मिलेंगे, कहीं पर पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर आपको पठार मिलेंगे, बहुत ऊंची नीची ये ज़मीनें होती हैं, ठीक है, लैंड वाली। तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है कि लेवल कैसे मापा जाए, सबका इक्वल कैसे किया जाए। और इसके चारों ओर बाकी जितने भी महाद्वीप हैं, इनके चारों ओर पानी भरा हुआ है। तो पानी को आप देखते होंगे, क्या पानी कभी ऐसे ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ रुकता है? आप किसी बर्तन में भी पानी भरोगे तो पानी क्या कभी ऐसे रुकता हुआ देखा होगा आपने? पानी जिस बर्तन में भी आप रखोगे कैसे भी रहेगा, तो पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, एक समान रहेगा, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी उसके तल से। तो जो हम ये लेते हैं समुद्र तल, तो हम जो रेफरेंस मानते हैं समुद्र तल को, यानी इसको मानते हैं समुद्र, जो सी का लेवल होता है, सी सरफेस जो होता है, इसी से ऊपर की हाइट जितने भी लैंड उठे हुए होंगे महाद्वीपों में, जितने भी राज्य, जितनी भी जगह प्लेसेस उठे होंगे, वो हाइट उसी की होती है। जैसे समुद्र तल से बोलते हैं 200 मीटर की हाइट पर है आपका जो जंक्शन है या आपका जो ज़िला है, जो भी कुछ यहाँ से भी आप गुजर रहे हो वहाँ मेंशन मिलता है हमें, कभी कभी स्टेशंस पर तो मिलता ही है। तो हमारे देश में भारत का औसत समुद्र तल जो मापा जाता है वो चेन्नई को रेफरेंस मानकर मापा जाता है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अभी अभी जो हमने ये 9 राज्य देखे थे, यहाँ से ये टोटल लेंथ कितनी है पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, इसको याद रखेंगे। ये है 7,500 किलोमीटर। तो कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 7,517 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन डी 7500 किलोमीटर है भारत की समुद्र तटीय रेखा। कोस्टल लाइन भारत की कितनी है? 7500 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे जो ऊपर के राज्य हैं, जो ऊपर वाले राज्य हैं जो इसको समुद्र को टच नहीं करते हैं, इन राज्यों की अगर इनकी लाइन देखें, ये बॉर्डर लाइन यहाँ तक, ये ऊपर ऊपर की जो बॉर्डर लाइन है ये कितनी है? ये एक्चुअली इसकी जस्ट डबल है, यानी वो 15,106 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटों को क्या नाम दिया जाता है? अच्छा, जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, इसकी जो समुद्री तट को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए। 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? हम जानते हैं हमारे देश में जो आइलैंड्स हैं उसमें जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, एक्चुअली इसमें जो आप ये देखते हैं ऊपर वाले आइलैंड्स, ये अंडमान निकोबार हैं। जितने भी ऊपर के आइलैंड्स हैं ये अंडमान के हैं, और जितने भी नीचे के आइलैंड्स हैं ये निकोबार के हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो पानी का ये भाग है, इनके बीच में जो पानी का भाग है जो सेपरेट कर रहा है अंडमान आइलैंड्स को और निकोबार आइलैंड्स को, इसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल। यही होता है 10 डिग्री चैनल। चैनल किस चीज़ का? वाटर का, ठीक है। तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है। 9 डिग्री का चैनल लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को सेपरेट करता है। 8 डिग्री का चैनल मालदीव और मिनिकॉय को करता है। नेक्स्ट चलें। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है?
देखिए भारत का जो मेनलैंड है इस पर तो कहीं नहीं है ज्वालामुखी वगैरह वॉल्केनोस, लेकिन जो अंडमान निकोबार आइलैंड है भारत का, इसी में एक बैरन द्वीप है। यही बैरन द्वीप क्या है? ये ज्वालामुखी द्वीप है। ये भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। चलिए पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स को देख लेते हैं, कौन कौन से आइलैंड्स इसमें हैं। और ये जो सैडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा जो पीक है सैडल पीक, ये किधर पड़ेगा? एक्चुअली बहुत सारे द्वीप हैं इधर। तो यहाँ ऊपर ये हमने देखा था एक 10 डिग्री जो चैनल है, ये अंडमान और निकोबार के अलग अलग आइलैंड्स हैं, इनको सेपरेट करता है। पहली बात तो अंडमान के अपने आइलैंड्स हैं, निकोबार के अपने आइलैंड्स हैं, इनको कंबाइनली बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो सबसे ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे ऊपर जो है अंडमान के आइलैंड्स में सबसे ऊपर कौन सा है? उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ अंडमान। उसके बाद में आता है मध्य अंडमान, इसको बोलते हैं हम मिडल अंडमान। और उसके नीचे आता है साउथ अंडमान यानी दक्षिण अंडमान। और सबसे नीचे है इसमें लिटिल अंडमान, इसको बोलते हैं हम लिटिल अंडमान, नीचे वाले को। ठीक है, तो ये ऑर्डर कभी कभी पूछता है आपसे परीक्षा में। ठीक, और जो उत्तरी अंडमान है, इसी उत्तरी अंडमान में है एक पीक जिसे हम बोल रहे हैं सैडल पीक। तो ये सैडल पीक कहाँ पर है? ये उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, तो ये समझ में आया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक तो ये अंडमान में पड़ेगा, और ये दूसरा अंडमान में भी कहाँ, इसका डिवीज़न जब हम देख रहे हैं उत्तरी अंडमान में, तो इसका आंसर कर पाएंगे आप। सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। दूसरा, अब एक क्वेश्चन और करा था सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बैरन आइलैंड पे। बैरन आइलैंड, बैरन जो द्वीप है ये कहाँ पर है? ये अंडमान में हमने बताया था, और ये पड़ता है किस किस के बीच में? नॉर्थ अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में पड़ता है बैरन आइलैंड। ये भी याद रखेंगे। ये इंडिया का क्या है? ये इंडिया का ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पूछता है कहाँ पर है, तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार की जो राजधानी होती है उसे पोर्ट ब्लेयर हम कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर कौन से हिस्से में आती है? ये अंडमान आइलैंड्स में आती है। और कौन से? दक्षिण अंडमान में। ठीक है, साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर राजधानी, और यहीं पर बनी हुई है सेलुलर जेल। अब इस वाले पानी के पैसेज को अगर देखें, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये जो पानी का पैसेज है इसको बोलते हैं हम डंकन पास। यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये प्रश्न ऐसे फ्रीक्वेंट प्रश्न हैं, अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आराम से पूछ लेता है आपसे। कितने ही सवाल बना लो अब यहाँ से आप। अगर देखोगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड्स, इन्हीं के बीच से गुजरता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, कार निकोबार क्या है? निकोबार आइलैंड्स की शुरुआत है यहाँ से। सबसे नीचे आओ, ये लिटिल निकोबार है, और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। हमने एक बात की थी, ग्रेट निकोबार का अगर आपसे पूछेगा, ग्रेट निकोबार का अगर आपसे अक्षांश पूछेगा, यहाँ से कौन सा अक्षांश गुजरता है इसको छूता हुआ, यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर है? दक्षिणतम बिंदु हमें पता है कहाँ पर होगा, अंडमान निकोबार में होगा। और जब अंडमान के आइलैंड्स ऊपर की तरफ हैं और निकोबार के नीचे की तरफ है, तो वो कहाँ आएगा? निकोबार आइलैंड्स में आएगा। तो ये आ गया, ग्रेट निकोबार में है ये पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार में है, जिसका अक्षांश यहाँ से गुजरता है। ये कौन सा है? 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये रही आपकी जानकारी जितनी भी हो सकती थी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? अभी देखा है हमने, इसे बैरन आइलैंड बोलते हैं। एकमात्र इकलौता आइलैंड है ऐसा जो ज्वालामुखी है भारत के पास में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी को क्या कहते हैं? अभी डिस्कस किया है हमने, उसी प्रश्न को अब ऐसे पूछ लिया है इसने। ठीक है, सैडल पीक, उसी सवाल को रिवर्स कर लिया है। श्री हरिकोटा आइलैंड कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको सिर्फ लेक्स दिए हुए हैं, और गोदावरी नदी, इधर महानदी। यहाँ देखिए, ये भारत का, दक्षिण भारत का मैप है, और इसमें ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं श्री हरिकोटा। जो द्वीप होते हैं, द्वीप क्या होते हैं? ऐसे भूमि के ऐसे क्षेत्र, भूमि के ऐसे खंड जो जिनके चारों ओर पानी होता है या पानी से घिरा होता है, ऐसा क्षेत्र भूमि का, वो द्वीप कहलाता है। तो श्री हरिकोटा आइलैंड किसका है? आंध्र प्रदेश का एक आइलैंड है ये भारत का एकमात्र उपग्रह लॉन्चिंग केंद्र है
जिसको इसरो के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ज़िले में की अगर बात करोगे तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, और यहीं पर पड़ती है एक लेक, झील, जिसे कहते हैं पुलिकट झील। तो आप जानते हैं भारत का जो रॉकेट लॉन्चिंग एक सेंटर है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, SDSC। SDSC मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये हरिकोटा में ही स्थित है, इस आइलैंड पर। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोई बताएगा? तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है इसरो का हेडक्वार्टर, मुख्यालय बेंगलुरु में। चलिए, तो कई सारे प्रश्न हो गए। तो ये समझ में आ गया आपको कि श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है? पुलिकट लेक के पास में ही है ये, और ये हो गया ऑप्शन सी। ये प्रश्न भी बनता है कि श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट लेक को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज इसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? किन दो देशों के बीच में है? ये भी पूछता है कभी कभी। चलो समझते हैं इसको। ये है भारत, ये है भारत और नीचे है तमिलनाडु। और यहाँ तमिलनाडु से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये श्रीलंका है, और यहाँ पर ये वाटर चैनल है, ये पाक स्टेट है, यहाँ पानी ही पानी भरा हुआ है। और इन पानी में भारत से श्रीलंका के बीच, तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के बीच यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे द्वीप पड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक रामेश्वरम आइलैंड है इस जगह पर। यहाँ पर एक ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये आइलैंड है रामेश्वरम आइलैंड। इसी को जो है पंबन आइलैंड या पंबन द्वीप भी कहा जाता है। द्वीप लिख देंगे इसके। तो पंबन आइलैंड या रामेश्वरम द्वीप का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को हम बोलते हैं धनुषकोडी, और इसी धनुषकोडी से स्टार्ट हो जाता है हमारा एडम्स ब्रिज, जो कि श्रीलंका के पश्चिमी आइलैंड है एक, जिसका नाम है मन्नार द्वीप। मन्नार द्वीप है यहाँ पर, मन्नार आइलैंड है। इसमें आप कह सकते हैं थलाई मन्नार या मन्नार द्वीप तक जो ब्रिज है इसी को बोलते हैं एडम्स ब्रिज या राम सेतु। अब यह है शुरू कहाँ से होता है, तो यहाँ बोला है रामेश्वरम, पंबन और धनुषकोडी। तीन तीन ऑप्शन आपको एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो शुरुआत जो होती है ये तो रामेश्वरम आइलैंड हो गया, यानी पंबन आइलैंड हो गया यहाँ तक। इसका जो एंड टिप है, एंड टिप को धनुषकोडी बोलते हैं हम। धनुषकोडी से स्टार्टिंग होती है किसकी? इसकी एडम्स ब्रिज की। तो ऑप्शन ए ही सेलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भी अभी दो ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे। एक तो ये है, देखो ये श्रीलंका है, ये भारत है, और यहाँ पर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ये अंडमान आइलैंड है यहाँ तक, और ये नीचे निकोबार के हैं। ऊपर यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो ये कहाँ पर आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। दो ऑप्शन हो गए अब यहाँ पर, एक ये है बंगाल की खाड़ी का और एक ये है बंगाल की खाड़ी का। तो इसमें देखो बंगाल की खाड़ी में सिर्फ दो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार के जो हैं, या बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। तो देखो जब कभी भी एक से ज़्यादा चीज़ें, दो या दो से अधिक चीज़ों को या व्यक्तियों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं हम। ठीक है, तो अब जानते हैं कि अंडमान निकोबार में दो आइलैंड्स तो हैं नहीं, इसमें बहुत सारे सैकड़ों आइलैंड्स हैं। तो ये क्या है? द्वीप समूह है। तो इसमें बी सेलेक्ट करेंगे कि ये जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार, जो कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए ये हो गया, और अब नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो जो कन्याकुमारी है, पहले इसका नाम क्या था? ये किस नाम से फेमस था? केप कोमोरिन के नाम से फेमस था। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, केप कोमोरिन जो है कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, या कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। तो ये भारतीय प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर उसको मानते हैं हम। यहाँ पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आकर के मिलते हैं, या उनका पानी मिलता है यहाँ। बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? अभी देखा था, एग्जैक्ट लोकेशन भी देखी थी हमने इसकी। वैसे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है ये, वो भी अंडमान वाले आइलैंड्स में है। अभी यहाँ पर ऑप्शंस में ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑप्शन में अरब सागर में नहीं है, भूमध्य सागर भी दूर है, चाइना सी भी दूर है, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जानते हैं ये होता है कोंकण। इसको बोलते हैं कोंकण तट। लक्षद्वीप
में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप में जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं 36 आइलैंड्स हैं। तो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है लक्षद्वीप, जिसमें 36 आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स कहाँ पड़ते हैं? ये इस साइड में पड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इधर अंडमान और निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? किस पर है जनसंख्या ज़्यादा? इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। जो सालसेट आइलैंड है ये किस में आता है? ये महाराष्ट्र में आता है। ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है ये इंडिया का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इस पर जो लोग रहते हैं, एक तो मुंबई के पीपल रहते हैं इस पर, ठीक है, और साथ ही थाने के। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया था, जो लक्षद्वीप है वो यहाँ पड़ता है। और ये जगह कौन सी है? ये तो है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी। इधर क्या है? अरब सागर है, यानी अरेबियन सी। अरेबियन सी में पड़ता है ये। तो ये हो गया ऑप्शन बी। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? लक्षद्वीप में है ये मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय आइलैंड है ये, लक्षद्वीप का आइलैंड है। यही भारतीय तटरेखा के सबसे दूर, यानी सर्वाधिक दूर या लास्ट का जो आइलैंड है वो यही है। सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप हुआ ये मिनिकॉय आइलैंड। देखिए नेक्स्ट, कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? जो कोरी क्रीक है, ये कोरी क्रीक कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में जो कच्छ का रण डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? अभी देखा था हमने, रामेश्वरम है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? सर क्रीक एक्चुअली एक कच्छ में है ये, और कच्छ मार्शलैंड में है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये। एक्चुअली ये जो सर क्रीक की धारा जो है पानी की, ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को डिवाइड करती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। सर क्रीक एशिया में सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? एक साथ ही बताना है आपको। जानते हैं, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सेकंड पोजीशन पर आता है मध्य प्रदेश, थर्ड में आता है महाराष्ट्र, फोर्थ में आता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा है, लेकिन यहाँ गोवा ऑप्शन में है ही नहीं। तो सिंपल यहाँ कंपैरिजन दिया है 4 स्टेट्स का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। अभी अभी हमने देखा, अगर आप इन 4 राज्यों को देखते हो तो राजस्थान सबसे बड़ा है, एमपी उससे छोटा है, महाराष्ट्र उससे छोटा है और यूपी चौथे नंबर का है। तो इनमें चारों को एलिमिनेट कर सकते हो आप बहुत आसानी से। और उत्तराखंड कहीं बहुत नीचे आता है, लगभग ये 18th पोजीशन पर आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डी। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि हमें 4 तो पता ही है, इन 4 से ऊपर तो कोई है ही नहीं, नीचे ही होगा जाहिर है उत्तराखंड, तो ये कर पाओगे ऐसे। जबकि पूछे स्मॉलेस्ट, सभी में सबसे छोटा है गोवा। इधर आपको स्टेट हैं और उनकी जो राजधानियां हैं मैच करनी है, कौन सी सुमेलित नहीं है बताना है। जो राजधानियों पर सवाल बनते हैं वो भारत के जो मेन लैंड है बीच का, उस पर कम ही आते हैं एक तरीके से। अगर आप देखोगे ना पूर्वोत्तर राज्य, उनकी पूछी जाती हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ऑलरेडी मैच है। मणिपुर की राजधानी है, अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है आइजॉल, जबकि मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। जो आइजोल है ये राजधानी किसकी है? मिज़ोरम की है। यहाँ मिज़ोरम की है और ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है तो वो तो ये हो गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है।
तो जिन लोगों को भी अगर स्पीड कम लग रही है क्योंकि एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो ऑप्शन आपके ऊपर अवेलेबल है वीडियोस के ऊपर। स्पीड को आप 1.2, 1.5 और 1.7 और 2 की स्पीड यानी जस्ट डबल स्पीड में भी सुन सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। देखिए, आज हम जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम में आपसे जैसे कहा गया था कि आप जो है थ्योरी की क्लासेस चैप्टर वाइज करवाई हैं हमने, भूगोल की और इतिहास की और पॉलिटी की, इन 3 सब्जेक्ट्स की। वो खंड शिक्षा अधिकारी का जब एग्ज़ाम हम लोग कवर कर रहे थे उस वक्त में कराई हुई हैं, पूरी डिटेल्ड हैं एकदम, और वही आपको यहाँ भी पढ़ना है, सिलेबस सेम है बिल्कुल। तो उस प्लेलिस्ट को अपडेट कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट ऊपर नज़र आ जाएगी आपको, तो उनको वहाँ से पढ़ लीजिए। अभी सारा कंटेंट है उसमें अवेलेबल। क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से कर लीजिए। लातूर किस प्रांत में है? लातूर सिटी ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो अगर आप देखोगे बेंगलुरु जो है, बेंगलोर को बोलते हैं हम क्या, बेंगलोर को ही कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। और यहाँ पर सिलिकॉन स्टेट कौन सा हो गया? कर्नाटक। भारत का कोहिनूर स्टेट कहा जाता है किसको? आंध्र प्रदेश को। देश के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं? सबसे ज़्यादा ज़िले हैं यूपी में 75। सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वो किस किस को टच करता है? देखो, सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, इसको 4 स्टेट्स, 4 राज्यों की सीमाएं इसको घेरती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये स्टेट कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये बाउंड्री टच करती हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की इन चारों स्टेट से। भारत का लगभग 30% एरिया क्षेत्रफल 3 राज्यों में ही समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो जो शुरुआत की तीनों राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीनों ही 30% कवर कर ले रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इधर फिर से राजधानी है और इधर आपको मैच करना है इसको। तो इस बार कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। असम की राजधानी आप जानते हैं ये दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी जस्ट अभी चेक किया था, कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? यूनियन टेरिटरीज की संख्या भी बतानी है कितनी है आपको। तो अभी यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 है, ठीक है, 9 नहीं है, 8 है। नेक्स्ट देखेंगे, जो सिलवासा है, सिलवासा किसकी राजधानी है? जो सिलवासा राजधानी है, आप जानते हैं, जो दादर नगर हवेली है और दमन एंड दीव है, ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, अब ये सिंगल यूटीज बना दी गई है। और ये सिलवासा जो राजधानी है वो अब किसकी है? दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव की। पौंडीचेरी क्षेत्र जो है वो किन राज्यों के बीच विभाजित है? कल भी किया था ये क्वेश्चन हमने, कल इसको डिफरेंट फॉर्मेट में किया था हमने। तो देखो, ये तमिलनाडु में स्थित है, केरल में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप जानते हैं पौंडीचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 ही जिले हैं इसके। तो यूनियन टेरिटरी है ये, और इसके एरिया जो है 4 अलग अलग राज्यों से घिरे हुए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट और जो कराईकेल डिस्ट्रिक्ट है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। क्या क्या था? पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट और जो कराईकेल डिस्ट्रिक्ट है ये तमिलनाडु में है। यनम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये यनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, और केरल में माहे डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा इनमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बहुत सिंपल है एकदम, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, और नेक्स्ट देखिए, चंडीगढ़ भी यूटी है। यूटी कौन नहीं है? ये एक स्टेट है। गोवा क्या है? एक राज्य है। कौन कौन सी यूटीज़ हैं? 8 यूटी हैं। अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली और दमन दीव है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश ऐसा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा है ये जो इंडिया के मिडल से निकल करके जाता है? ये हमने कल डिस्कस किया था आपसे, इसको देख लेते हैं अभी। ये क्या है? 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का
नॉर्थ लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखो 23.5 डिग्री दक्षिण वाला नहीं होगा, 23.5 डिग्री वाला ये 22.5 है, नहीं होगा, 33 से नहीं होगा, तो ये क्या है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है किन किन राज्यों से होकर के निकलता है, गुजरता है, इसको आप जानते हैं। ये जाता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ठीक है, इनसे तो होकर के जा रहा है। तो इनमें जो है अब इनके ऊपर, इस लाइन के ऊपर और नीचे वाले अगर राज्य पूछा है तो इसमें अगर आप मणिपुर को देखोगे, जो मणिपुर है, मणिपुर जो 24 डिग्री का अक्षांश है, 23.5 डिग्री का तो खुद ही है ये कर्क रेखा, ठीक है, तो ये इन तीनों से तो पास हो ही रही है, लेकिन मणिपुर जो है वो उससे ऊपर है, मतलब ये वाला 23.5 डिग्री का इससे नहीं जाता है, ऐसे देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री का अक्षांश है। और अगर आप देखोगे मणिपुर को, तो मणिपुर यहाँ पर स्थित है, यानी इस कर्क रेखा के ऊपर, तो मणिपुर से अगर आप देखोगे तो 24 डिग्री का अक्षांश गुजरता है यहाँ से, 23.5 डिग्री इससे काफ़ी दूर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। कर्क रेखा किन से होकर के गुजरती है, इस पर हमने कई सारे प्रश्न किए हैं और अलग अलग तरीके से पूछता है, जान रहे हैं आप। गुजरात मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, त्रिपुरा से जाती है और मिजोरम से जाती है, ठीक है, तो यानी ये इन सभी से जा रही है। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगर आप अगरतला को देखते हो, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा से होकर के जाती है ये लाइन, और गांधीनगर, गांधीनगर देखो गुजरात की राजधानी, तो ये गांधीनगर जो है, अगर इस गांधीनगर को देखोगे तो ये इसके नियरेस्ट है इन चारों में। भारतीय मानक समय आईएसटी, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी, आईएमटी और जीएमटी में आप जानते हैं कि 5-5.5 घंटों का अंतर होता है, और ये ऑप्शन बी। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? हमने डिस्कस किया था कल यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे सनराइज़ कहाँ पर होता है हमारे देश में, सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ आएंगी? अरुणाचल प्रदेश में, और इसके 2 घंटे बाद में अगर आप देखोगे गुजरात और आंध्र प्रदेश में देखोगे 2 घंटे का अंतर होता है इसके समय में, 2 आवर्स का अंतर होता है। तो ये पोर्शन जब अर्थ रोटेट करेगी इस साइड में ऐसे घूम करके यहाँ 2 घंटे बाद ये पहुँचेगा गुजरात, तब यहाँ पर सनराइज़ होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, कि ऐसे भी पूछता है डायरेक्टली गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में डायरेक्टली कितना समय अंतराल है, 2 आवर्स का ही होता है इसमें। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है सुबह, और तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? ये पिछला जो क्वेश्चन हमने किया है इसी के आधार पर आप कर सकते हो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 2 आवर्स का क्या होता है, टाइम गैप है, ठीक है। अगर 5 बजे सूर्योदय कहाँ पर हो रहा है, अरुणाचल में हो जा रहा है, तो 7 बजे होगा कहाँ पर, गुजरात में। ये कर सकते हैं, लगभग दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है, लगभग ही होता है ये समय, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस होता है अरुणाचल और गुजरात के समय में। ये क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, इसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे मैप पर, लेकिन इसको हमने टिक जो है दूसरे ऑप्शन पे कर दिया था। तो भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है, पश्चिम वाला पड़ेगा गुजरात में पड़ेगा ना। इसको समझिए कि हमने वो सही लगाया था या गलत लगाया था, ठीक है, इसको पहले समझ लीजिए एक बार कैसे। ये जो भारत है, और हमने कहा था कि ये जो ऊपर से जो लाइंस आती हैं जिनको हम वर्टिकली ड्रॉ करते हैं ग्लोब पर, अर्थ पर ही काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये गुजरती है जो सबसे, अगर पश्चिम में देखोगे तो पश्चिम में क्या है, पश्चिम में हमारा क्या है, गुजरात है। तो गुजरात के गौहर माता नामक जगह से गुजरता है एक लॉन्गिट्यूड, देशांतर, और इस देशांतर का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये जो है यहाँ पर इस तरह से हमने डिस्कस किया था इसको। तो ये वाला जो गोलार्ध है ये पूर्वी गोलार्ध है, ये वाला जो गोलार्ध है ये पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक। इसमें आता है भारत यहाँ पर इस तरह से,
ये भारत आ गया यहाँ पर, है ना। तो ये जो है, अब हमने बताया था कि ये पूर्वी गोलार्ध में है और इसमें जितने भी लैटिट्यूड होंगे उन, सॉरी लॉन्गिट्यूड है यहाँ पर, ठीक है, सीधी वाली लाइन जो है लॉन्गिट्यूड होती है, जितने भी देशांतर इसमें लॉन्गिट्यूड होंगे उनके सब साथ में क्या लगेगा, ई लगेगा या पू, यानी या तो पूर्व लगेगा साथ में, या पूर्वी लगेगा, या ईस्ट लगेगा। तो ये पूर्वी देशांतर है, इस चीज़ को समझिए आप। 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर है ये, और ये गुजरात में है, ठीक है। यहाँ ये नहीं बोल रहा है आपको कि ये पश्चिम है, पश्चिम में है, ये उस चीज़ को नहीं इंडिकेट कर रहा कभी भी। तो लॉन्गिट्यूड के साथ या लैटिट्यूड के साथ अक्षांशों के साथ में जो ये लिखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अगर अक्षांश है तो उसके साथ में एन लिखा रहेगा, ठीक है। अगर इस गोलार्ध, इस इक्वेटर से ऊपर के हैं तो यहाँ पर जैसे 23.5 डिग्री एन लिखा होता है, उत्तर लिखा होता है या उत्तरी लिखा होता है, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, अक्षांश को। नीचे वालों के साथ में द लिखा होगा या दक्षिणी लिखा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको याद रखिएगा, जो हमने पिछले पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का आंसर किया था वो बिल्कुल सही था। 68 डिग्री 7 मिनट का सी ऑप्शन हमने लगाया था, उसमें सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा होगा, 68 डिग्री 7 मिनट का जो पूर्वी देशांतर है ये गुजरात के गौर माता नामक स्थान से गुजरता है, ठीक। किसी ने आप में से कमेंट्स देखे हमने, तो आंसर आप लोग इनमें से ये बता रहे हैं, ठीक है। ये नहीं होगा कभी भी, ये चला जाएगा यहाँ इस वाले गोलार्ध में आएगा, अगर इसको कंसिडर करते हो तो। भारत की लोकेशन तो यहाँ है, तो उधर आउटसाइड कैसे जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको समझिए डिफरेंसेस को। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ में स्पर्श करती है। चलिए इसको आप ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपके लिए। इसका आंसर बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में। कौन सा राज्य है ऐसा है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम देख लीजिए किस तरह का है, आप जानते भी इस तरह क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। तो बांग्लादेश के साथ असम जो है बाउंड्री शेयर करता है, और मेघालय भी बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ पर देखिए ये मेघालय पर जाएगा, मिज़ोरम भी बाउंड्री शेयर करता है। बचा नागालैंड, ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसी सवाल को ऐसे भी फ्रेम कर सकता है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। बांग्लादेश की सीमा को एक तो पश्चिम बंगाल शेयर करता है बॉर्डर अपना, असम करता है, मेघालय करता है, नागालैंड नहीं करता है। अभी देखा है हमने नागालैंड नहीं करता है, तो ये जिस ऑप्शन में होगा इसको एलिमिनेट ही करेंगे। तो अभी अभी देखा है, अब बात करेंगे किसकी, सिक्किम नहीं करता है। तो जहाँ जहाँ नागालैंड है वहाँ तो ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी मैप जब आप देखोगे ना, एक बार मैप पर आप इसको देखेंगे जा करके, ठीक है। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल एंड त्रिपुरा ये बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके लिए मैप नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मैप जहाँ पर ख़ास क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी वहीं पर मैप हम डिस्कस करें। किस प्रदेश की सीमाएं हैं तीनों देशों नेपाल, भूटान, चाइना से बाउंड्री शेयर करती है, कौन सा राज्य है। जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम स्टेट ये जो है इन तीनों नेपाल, भूटान, चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। वो जो हमने भारत और श्रीलंका के बीच में एक ये जो वाटर चैनल था, इसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं, हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, ऑप्शन बी। जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में है डिस्प्यूट। व्हीलर द्वीप या व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या है। जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो सागर तट है, यहाँ पर आइए, उड़ीसा का जो सागर तट है यहाँ से 150 किलोमीटर डिस्टेंस पे समुद्र में एक आइलैंड है जिसे हम कहते हैं व्हीलर आइलैंड, ठीक है। तो ये किस में आता है, उड़ीसा में आता है ये, और इसी को हम बोलते हैं, ये व्हीलर द्वीप है, इसी को हम बोलते हैं अब्दुल कलाम द्वीप। तो इनके नाम पर ये द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप। तो पुराना नाम इसका व्हीलर द्वीप था, मेंशन कर लेंगे, उड़ीसा में। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कौन सा है। यह है मरीना तट, ऑप्शन डी मरीना तट। तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है, चेन्नई में है मरीना बीच। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, 13 किलोमीटर लंबा है। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? एक ही सवाल को आज हमने 4 से 5 बार देखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये देख लीजिए किस किस तरह से फ्रेम करते हैं क्वेश्चन को, एक ही सवाल को अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो इसको देखा है कहाँ पर है, अंडमान में है ये। डंकन पैसेज हमने शो किया था आपको जब अंडमान निकोबार पढ़ा रहे थे। डंकन पैसेज किन के बीच में है? डंकन पैसेज है आपका दक्षिणी अंडमान के बीच में और लिटिल अंडमान के बीच में। दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी कर लेंगे इसमें। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? देखिए इस पर प्रैक्टिस सेट को लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है अभी, और ये चैप्टर पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको यहाँ कंप्लीट करना ज़रूरी है। आप में से 1 या 2 लोग के ही कमेंट्स ऐसे आए हैं जो बोल रहे हैं कि इतना लंबा नहीं देख सकते, पढ़ना है तो देखना ही होगा। तो चलिए, तो ये माजुली द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब नदी द्वीप क्या होते हैं? अगर कोई रिवर फ्लो होती है, ठीक है, तो रिवर के बीच में कोई आइलैंड है जैसे, तो ऐसा ही है। कौन सा आइलैंड? ये माजुली। और ये कहाँ पर है? जब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है ये भी याद रखेंगे। जब ब्रह्मपुत्र रिवर असम से फ्लो कर रही होती है तो असम में ही है। तो माजुली को असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ देश का पहला द्वीपीय जिला भी ये बन गया है। माजुली कहाँ पर है? ये असम में रहेगा, ठीक है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सर क्रीक कहाँ पर स्थित है? अभी देखा है गुजरात के साथ जो भारत और पाक एक्सप्लेनेशन में बताया था, इसके साथ लगने वाली जो बाउंड्री है उसमें स्थित है। सर क्रीक के बारे में बात कर रहे थे तो ये गुजरात में है और भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा पर एक दलदली क्षेत्र है। एक्चुअली ये वेटलैंड्स हैं। अरब सागर के द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। तो इसमें सबसे लास्ट में सबसे निचले जो आइलैंड्स होते हैं उनको मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। तो ये दक्षिणी है। केरल का जो तट है इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं मालाबार तट। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? जो आपने हमें डिस्कस किया था अभी, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसकी जगह पर 33 सागर हुआ करता था। पहले ही प्रश्न में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। किसी और क्वेश्चन में अब 33 सागर या हिमालय के जब हिमालय का निर्माण होगा 33 सागर का एग्जिस्टेंस की बात करेंगे हम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी, अब अंडमान की भी निकोबार की भी सैडल पीक है, माउंट सैडल। हम कर चुके हैं कई बार इस क्वेश्चन को। तो ये हुआ आज का आपका भूगोल का प्रैक्टिस सेट। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति विस्तार को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसका, या तो रहेगा आपके जो दर्रे होते हैं, पासिस, और जो लेक्स हैं इंडिया की, इन पर बेस्ड। ऐसे ही करके हम रिवर्स पर करेंगे, रिवर्स के साथ उन पर जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं नदी परियोजनाओं पर करेंगे, ऐसे ही कृषि पर करेंगे, ऐसे ही भारत की मिट्टी पर, प्राकृतिक वनस्पति पर। चलिए इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को ज़रा कर लीजिए उसको। थैंक यू सो मच।